नमस्कार, जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने गठित की प्रवर समिति। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल समेत 6 विधायक शामिल। निकायों में आरक्षण बिल पर 1 महीने में देनी है रिपोर्ट। बिगड़ी कानून व्यवस्था पर कांग्रेस का जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन। रुद्रपुर में जुटे पूर्व सीएम रावत और अध्यक्ष करण माहरा। बढ़ती घटनाओं पर जताया आक्रोश। ऊधम सिंह नगर में पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को किया गिरफ्तार। कोर्ट में पेश कर भेजा जेल। सोशल मीडिया पर अपलोड किया था अश्लील वीडियो। रुद्रपुर में लकड़ी तस्करों और वन कर्मियों में मुठभेड़। फायरिंग करने वाला एक आरोपी बंदूक और कारतूस के साथ गिरफ्तार। अन्य लोगों की तलाश में जुटा विभाग। और राज्य में मानसून का अटैक जारी रहने का अनुमान। मौसम विभाग का कई जिलों में येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट। 10 से 13 सितंबर तक तेज बरसात के आसार। और अब खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर लोक भवन में सीएम योगी संबोधित कर रहे हैं। सुनाएंगे। भाजपा के साथ जुड़ते हुए कैसे हम अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें, इस कार्यक्रम को भी हम लोग अच्छे ढंग से निर्वहन कर सकते हैं। इसके 41 इंजीनियर भी आज यहां पे तैनात हो रहे हैं। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, आज आप देख रहे होंगे ज्यादातर नदियां जो हमारे जल की बेहतरीन स्रोत थी, इन नदियों का अस्तित्व खतरे में पड़ा हुआ दिखाई देता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से देश की सबसे पवित्रतम नदी गंगा नदी को उन्होंने अविरल और निर्मल बनाने के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। उसके परिणाम सामने आए, लेकिन जन सहभागिता के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना और जिम्मेदार जो संयंत्र हैं, फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं या फिर सीएम धामी करेंगे बार एसोसिएशन के नवीन भवन का शिलान्यास। ये बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर देहरादून में सीएम धामी करेंगे बार एसोसिएशन भवन का शिलान्यास। भूमि पूजन कार्यक्रम में सीएम धामी होंगे शामिल। ये बड़ी और अहम जानकारी जन टीवी के सभी दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। न्यायिक परिसर पर होना है नवीन भवन का शिलान्यास। दोपहर 12:30 बजे पुष्कर सिंह धामी शिलान्यास कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। यहां पर शिलान्यास करेंगे सीएम धामी करेंगे बार एसोसिएशन भवन का शिलान्यास। भूमि पूजन कार्यक्रम में सीएम धामी होंगे शामिल। बड़ी जानकारी देहरादून से, जहां पर सीएम धामी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। देहरादून से हमारे संवाददाता शैलेंद्र कुमार पांडे अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, सीएम धामी बार एसोसिएशन के नवीन भवन का शिलान्यास करने वाले हैं, पूरी जानकारी विस्तार से दीजिए शैलेंद्र। बिल्कुल प्रियंका, आपको बता दें कि यहाँ पर जो वकील थे उनकी बहुत पहले से मांग चल रही थी कि एक बार एसोसिएशन का एक नए भवन का निर्माण किया जाए, क्योंकि अभी तक जो बार एसोसिएशन चल रहा है वो पुराने भवन में चल रहा है। तो उनकी मांगों को देखते हुए आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 12:30 बजे बार एसोसिएशन के नए भवन का शिलान्यास करेंगे। यह भवन देहरादून न्यायालय के नजदीक ही हरिद्वार रोड पर स्थित है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो भवन जहां इसका निर्माण हो रहा है नए बार एसोसिएशन का, यह पुराना जेल रहा है देहरादून का। ऐसी भी मान्यता है कि इस जेल में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी रहे थे। तो उस जेल की जगह पर आज
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 12:30 बजे नए बार एसोसिएशन भवन का शिलान्यास करेंगे। प्रियंका। शैलेंद्र, इस दौरान सीएम धामी के साथ कौन कौन मौजूद रहने वाला है? बार एसोसिएशन भवन का क्या महत्व रहने वाला है आगे आने वाले जीवन में प्रदेश के लिए? शैलेंद्र। बिल्कुल प्रियंका, बता दें कि बार एसोसिएशन वकीलों के लिए बहुत बड़ी मांग थी। उनका बार बार ये मांग था कि जो पुराना भवन है उससे एक नए भवन का निर्माण किया जाए, और इसको मुख्यमंत्री ने मान लिया है। इस अवसर पर स्थानीय विधायक खजान दास सहित बीजेपी के कई नेता और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। प्रियंका। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो नए भवन का शिलान्यास करेंगे सीएम धामी। जनपद ऊधम सिंह नगर के जिला मुख्यालय रुद्रपुर में प्रदेश में लगातार बढ़ रहे महिला अत्याचार समेत 20 बिंदुओं पर कांग्रेस के दिग्गज नेता 20 सूत्रीय मांगों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे। पूरे प्रदेश भर से कांग्रेस कार्यकर्ता समेत पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, प्रीतम सिंह समेत कांग्रेस के सभी विधायक रुद्रपुर पहुंचे, जहां जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर धरना दिया है। साथ ही डबल इंजन की सरकार में बढ़ रही महिला उत्पीड़न की घटनाएं और विपक्ष के लोगों को लगातार टारगेट कर जेल भेजने और उनका शोषण करने को लेकर सरकार की कार्यप्रणाली के खिलाफ विरोध जताया है। लगातार उत्तराखंड को रसातल की ओर को ले जा रहे हो। आप देखें तो जब से बीजेपी की सरकार आई है, पहले चुनी हुई सरकारें गिराई, उसके बाद आप सेंगर से लेके आप जितने तमाम मामले आप देख रहे हो, और उत्तराखंड में तो हालात ये हो गई कि हर अपराध के पीछे बीजेपी का हाथ दिखाई देता है। अंकिता भंडारी से जो सिलसिला शुरू हुआ था, उसके बाद हरिद्वार में 14 साल की जो बच्ची संतरेसा में जो कांड हुआ, उसमें भी इनका ओबीसी का मेंबर, सल्ट में इनका मंडल अध्यक्ष, चंपावत में इनका मंडल अध्यक्ष, अभी क्या कहते हैं जो लालकुआं में हुआ है वो इनके दुख संघ के अध्यक्ष, और पेपर लीक में हाकम सिंह तो पटवारी पेपर लीक में इनके मंगलौर के मंडल अध्यक्ष। आखिर ऐसा क्या है कि हर कांड के पीछे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दिखाई दे रहा है? 1000 से ज्यादा ये कांग्रेस का कार्यकर्ता, जिसमें महिलाएं बड़ी संख्या में सम्मिलित हैं, गरीब बहुत बड़ी संख्या में सम्मिलित हैं, वो आज उमड़ घुमड़ करके सरकार से कहने आए बस बहुत हो गया, अत्याचार बंद करो नहीं तो हम तुमको उखाड़ करके फेंकेंगे। ये लड़ने के लिए, संघर्ष के जज्बे को लेकर क्या कुछ मांगे हैं कांग्रेस की, जो कि आज का पूरा प्रोग्राम किया गया है? महिलाओं पर अत्याचार बंद करो, दलितों पर, पिछड़ों पर अत्याचार बंद करो, किसानों का शोषण बंद करो, बेरोजगारी, रोजगार दो नौजवानों को, महंगाई घटाओ, ये सब मांगे ही मांगे हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति सुधारो, बालू बदली, शराब की चोरी बंद करो, नशा तस्करी बंद करो, यही सब मांगे हैं। ये सच्चाई है, आरोप नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार गैंगरेप, रेप, हत्याएं, अपहरण, डकैती हो रही है, और जो महिलाओं के में अपराध किए हैं, महिलाओं के जो अपराध हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के संगठन के प्रमुख लोग, भाजपा के संवैधानिक पदों पर आसीन लोग संलिप्त हैं, अभियुक्त हैं। उत्तराखंड ओलंपिक खेल संघ के अध्यक्ष और द्वाराहाट विधान सभा के पूर्व विधायक महेश नेगी का द्वाराहाट पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने भव्य स्वागत किया है। मुख्य चौक पर जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सभी के आशीर्वाद से ये अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। युवाओं को खेल के प्रति आकर्षित करना, उनका भविष्य बनाना प्राथमिकता रहेगी।
ऊधम सिंह नगर जनपद के थाना पंतनगर पुलिस ने नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेजा है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया था। ये दिनांक 7 सितंबर को एक तहरीर थाना पंतनगर में प्राप्त हुई थी, जिसमें एक वाजिनी के द्वारा बताया गया था कि एक पीड़िता है जिसकी उम्र लगभग 16 वर्ष है, उनके साथ एक दुष्कर्म का मामला के संबंध में तहरीर उन्होंने दी थी। तो उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित धाराओं में अभियोग हम लोगों ने पंजीकृत किया था इसका, और इन्वेस्टिगेशन में क्रेडिबल एविडेंस कलेक्ट करने के बाद उनको कल जो अभियुक्त है उसको गिरफ्तार किया गया और उसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। और जो भी फैक्ट्स आते हैं इन्वेस्टिगेशन में, उसके बेस पे इन्वेस्टिगेशन में अग्रिम कार्रवाई की जाए। पिछले दिनों लकड़ी तस्करों और वन कर्मियों के बीच ऊधम सिंह नगर में हुई मुठभेड़ में पुलिस ने एक आरोपी को अवैध बंदूक, 4 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक पकड़े गए आरोपी पर पहले भी 30 मुकदमे वन अधिनियम में दर्ज हैं, जबकि अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगी हुई हैं। माह की 6 तारीख को वन तस्करों के द्वारा वन कर्मचारियों पर अटैक किया गया, जिसमें कि 4 लोग घायल हुए। उस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया और जो नाम उस समय पुलिस को प्राप्त हुए, उस आधार पर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए गए। कल रात्रि में गदरपुर थाना क्षेत्र में गुरमीत नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। इसके द्वारा पूछताछ हुई है, जिसमें कि और इसने कई नामों को बताया है, उनकी भी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। राजधानी देहरादून समेत राज्य के कई जिलों में सोमवार को झमाझम बारिश देखने को मिली है। आने वाले दिनों में भी बारिश की वजह से राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के जारी किए गए पूर्वानुमान के अनुसार 10 और 11 सितंबर को राज्य के अधिकांश जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 12 और 13 सितंबर को राज्य के नैनीताल और चंपावत जनपदों में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान के अनुसार 10 सितंबर को उत्तराखंड के पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, ऊधम सिंह नगर, टिहरी, पौड़ी और बागेश्वर जिले में कहीं कहीं भारी बारिश होने के आसार हैं। जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। संवेदनशील क्षेत्रों में जेसीबी मशीनें और अन्य जरूरी उपकरण तैनात किए गए हैं। आपातकालीन स्थिति में स्थानीय प्रशासन से मदद जरूर लें। साथ ही जानकारी है तो वहीं भारी बारिश के बाद राज्य के 13 मार्ग ठप पड़े हैं। इससे कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। हिमांशु बरमूला अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, जिस तरीके से राज्य में अभी भी मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की जा रही है, हिमांशु, राज्य में आने वाले दिनों में किस तरीके के हालात देखने को मिल सकते हैं? निश्चित रूप से प्रियंका, आपको बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड में अभी भी जो बारिश का सिलसिला वो लगातार जारी है। इसी क्रम में अगर बात कर ली जाए तो मौसम विभाग ने आज प्रदेश के जो है पर्वतीय और मैदानी इलाकों में भारी बारिश का जो है अंदेशा जताया। इसके साथ साथ कई जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया और सबसे बड़ी बात यह है कि मौसम विभाग ने एसडीआरएफ और एनडीआरएफ और इसके साथ ही प्रशासन की टीम को मुस्तैद रहने के लिए कहा है, क्योंकि उत्तराखंड का जो मौसम विभाग है उसने आज हरिद्वार, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली जो ये जिले हैं यहाँ पर कई स्थानों पर, इससे कई इलाकों पर गरज के साथ, चमक के साथ भारी बारिश का अंदेशा जताया है। और साथ ही साथ ऐसे कई इलाके हैं पूरे प्रदेश में जहां पर आज बौछारें पड़ने का मौसम विभाग ने अंदेशा जताया है। इसके साथ ही साथ जो है देहरादून की अगर बात कर ली जाए या नैनीताल की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आकाशीय बिजली चमकने की भी पूरा पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जताया। और साथ ही साथ जो इसके अलावा बाकी के जिले हैं, चाहे पौड़ी की बात कर ली जाए, बागेश्वर की बात कर ली जाए,
पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर या चंपावत की बात कर ली जाए तो यहाँ पर भी मौसम विभाग ने जो है आकाशीय बिजली के साथ साथ भारी बारिश का अंदेशा जताया और साफ तौर पर लोगों से सतर्क रहने की भी अपील की है, क्योंकि लगातार उत्तराखंड में बारिश हो रही है और बारिश की वजह से अभी तक उत्तराखंड को काफी नुकसान हुआ है। कई मार्ग जो है भारी बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हैं, कई मार्गों पर बोल्डर गिर रहे हैं। ऐसे में चारधाम यात्रा भी यहाँ पर चल रही है, तो कई तरीके की परेशानियां इस वक्त उत्तराखंड में झेलने को मिल रही है। जी हिमांशु, चारधाम यात्रा पर किस तरीके का प्रभाव देखने को मिला है अभी तक, और इस बरसात का असर किन किन जगहों पर देखने को और मिल सकता है आने वाले दिनों में? निश्चित रूप से देखिए, जिस तरीके से उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश हो रही थी, तो 31 जुलाई को जो भारी बारिश हुई थी उसके बाद थोड़ा केदारनाथ यात्रा पर धीमी रफ्तार थी। इसके अलावा जो बाकी 3 धाम है, गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ धाम, यहाँ पर भी जो है यात्रा बहुत धीमी थी। हालांकि अब यात्रा ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। केदारनाथ में भी अभी यात्रियों की संख्या में चहल पहल देखी जा रही है। बद्रीनाथ की बात कर ली जाए, गंगोत्री, यमुनोत्री, तो धीरे धीरे एक बार फिर से लोग चारधाम यात्रा की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इसके साथ ही साथ क्योंकि बारिश के दौरान जब उत्तराखंड में आपदा आती है तो ऐसे में सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है वो सड़कों को होता है, भूस्खलन होता है। तो इन तमाम जो परेशानियां हैं ये हर वर्ष उत्तराखंड को झेलनी पड़ती है। इसके लिए जो है प्रशासन पहले से सतर्क रहता है। इस वक्त खुद इस साल की अगर बात कर ली जाए तो खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अलर्ट मोड पर रहे और ग्राउंड जीरो पर वो लगातार अधिकारियों को निर्देशित करते रहे। तो कहीं ना कहीं इन जो आपदा आती है उसका जो असर है वो ज्यादा लंबे समय तक न रहे, तो इसको लेकर भी प्रशासन लगातार काम कर रहा है। चारधाम यात्रा भी चल रही है, तो ऐसे में मौसम की जानकारी, पल पल की अपडेट यात्रियों तक भी पहुंचाई जा रही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु। तमाम जानकारी के लिए नजर बनाए रखिए। मौसम विभाग ने येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रामनगर में ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे आपको बता दें कि 15 लोग घायल हुए हैं। सभी लोग यूपी से रामनगर स्थित गिरिजा देवी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद गणपति विसर्जित कर लौट रहे थे। घायलों को उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। घायलों में 3 की हालत बेहद गंभीर होने के चलते चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें हायर सेंटर रेफर किया है। आज हम गणेश चतुर्थी जी के लिए आए थे माँ गिरजा मंदिर के पास मूर्ति विसर्जन करने के लिए, और वहाँ विसर्जन करने के बाद में जब वापस लौट रहे थे तो वहाँ यानी कि गिरजा मंदिर के जो रास्ते के मोड़ हैं वहाँ पर हमारे जो यानी कि भक्त थे उनकी ट्रॉली यानी कि छोटी बुग्गी थी वो पलट गई, जिसमें कि 30 से 40 बंदे यानी कि लमसम में यानी कि बैठे थे। उनमें कुछ बंदों के थोड़ी थोड़ी यानी कि खतरनाक यानी कि चोट आई है। किसी के हाथ पैर टूटे हैं, किसी की बाँह टूटी है और किसी के सर में चोट आई है। देखिए उनको यानी कि चिकित्सालय में लेके आए हैं उनके इलाज के लिए। हम मूर्ति विसर्जन करने के लिए गए थे, तो हम वापस आ रहे थे तो रास्ते में ट्रॉली पलट गई थी। 30 से 40 लोग थे। हाँ जी। कहाँ से आए थे आप? मसवासी, सीतारामपुर से। सोमवार शाम को लोहाघाट के बजरंगबली वार्ड में उस समय हड़कंप मच गया जब वार्ड के आंगनवाड़ी केंद्र में एक सांप घुस गया। केंद्र में सांप घुसने की जानकारी मिलने पर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री अनीता जोशी और आसपास के लोगों ने निवर्तमान पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा को इसकी जानकारी दी। सूचना मिलने पर पालिका और वनकर्मी रेस्क्यू उपकरणों के साथ आंगनवाड़ी केंद्र पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद सांप को पकड़कर जंगल में सुरक्षित छोड़ा है। जोशीमठ ज्योतिर्मठ ब्लॉक के पगनू गांव में कार्मिक धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। आपदा पीड़ित परिवारों ने शासन और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। बता दें कि पगनू गांव बीते वर्ष अगस्त महीने से लगातार अब तक दरार और भूस्खलन का दंश झेल रहा। आपदा पीड़ित
परिवारों का कहना है कि जब तक शासन और प्रशासन के द्वारा गांव की मूलभूत समस्या, विस्थापन और पुनर्वास जैसी सुविधा का लाभ उन्हें नहीं मिलता, तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। आज से धरना पर बैठे हैं हम लोग तब तक इस धरना को जारी रखेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी न होती है, तब तक हम सरकार से लड़ते रहेंगे और अपनी मांगों को लेकर के हो सकता है हमको आमरण अनशन पर जिला प्रशासन, जिला अधिकारी महोदय के कार्यालय में जाना भी पड़ सकता है। काशीपुर के गुरुद्वारा ननकाना साहिब में निशुल्क होम्योपैथिक क्लिनिक एवं परामर्श केंद्र का शुभारंभ हुआ है। गुरु की अरदास के बाद कार सेवा दिल्ली गुरुद्वारा के बाबा सुरेंद्र सिंह ने उद्घाटन किया है। इस दौरान क्लिनिक में अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा क्षेत्र की जनता को तमाम बीमारियों से संबंधित निःशुल्क परामर्श और दवाइयां प्रदान की जाएंगी। यहां सोमवार से शनिवार तक सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक क्षेत्र की जनता को निःशुल्क परामर्श और दवाइयां दी जाएंगी। बताना चाहूँगा कि जो हमारा गुरुद्वारा है, बड़ा गुरुद्वारा काशीपुर का, यहाँ पे एक परमानेंट क्लिनिक स्थापित किया गया है। ये मंडे से फ्राइडे तक चलेगा और सुबह 10 से 4 बजे तक यहाँ डॉक्टर रहेंगे और यहाँ पे जो भी आएंगे, श्रद्धालु आएंगे या आसपास के भी लोग आएंगे, उनको निःशुल्क दवा और निःशुल्क उनको जो सलाह है वो दी जाएगी। तो ये इस क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा है, इससे यहाँ की जनता को बहुत लाभ होगा। इनको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। इनके द्वारा ये जो कार्य किया जा रहा है ये बहुत सराहनीय है। इससे कहीं ना कहीं समाज में जो चीज़ें हैं उसमें लोगों को जो समस्याएं आती हैं उसमें कहीं ना कहीं यहाँ से राहत मिलेगी लोगों को। यहाँ पे हमने एक होम्योपैथी की चैरिटेबल डिस्पेंसरी शुरू की है जिसमें सभी सेवा निःशुल्क सेवा है। इसमें गुरुद्वारे में जो भी संगत आएगी या काशीपुर के जो भी काशीपुर के वासी हैं उनके लिए दवाइयों की और सभी प्रकार के इलाज की निःशुल्क सेवा है। इसमें सभी प्रकार के इलाज है, इसमें पेट संबंधी और कोई भी जो बीमारियां हैं उसमें होम्योपैथी का पूरा इलाज है, संपूर्ण इलाज। उद्योग व्यापार मंडल हरबटपुर के अध्यक्ष एवं महामंत्री के लिए हुए चुनाव में अध्यक्ष पद पर सचिन रोहिल्ला विजयी हुए हैं, तो वहीं महामंत्री पद पर योगेंद्र सैनी ने बाजी मारी है। दरअसल अध्यक्ष पद के लिए 3 प्रत्याशी और महामंत्री पद के लिए 2 प्रत्याशी मैदान में उतरे थे, जिसमें सभी प्रत्याशियों ने खूब लाभ लश्कर के साथ चुनाव लड़ा है। चुनाव बहुत अच्छा रहा। सभी मेरी जितनी भी पूरी टीम और मेरे सारे व्यापारी भाई, पूरे व्यापार मंडल हरबटपुर के सभी व्यापारी इतना सहयोग, इतना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आगे भी सभी का श्रेय है, इसमें सभी को श्रेय जाता है। जैसा मैं पिछले 3 साल भी यहाँ व्यापार मंडल अध्यक्ष रहा हूँ और जो भी जितना भी हो सकेगा व्यापारी के हित में जो भी कार्य करना होगा सभी कार्य। टनकपुर के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आगामी जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री की पहल नशा छोड़ो खेल चुनो के उद्देश्य से 8 दिवसीय T10 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इसी क्रम में प्रथम दिन पुलिस लेजेंड और नायक गोट स्टार टीम के बीच मुकाबला शुरू हुआ, जिसमें पुलिस लेजेंड टीम के कप्तान बच्चीनाथ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। पुलिस लेजेंड टीम ने 10 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 82 रन बनाकर नायक गोट स्टार टीम को 83 रन का टारगेट दिया था। वहीं दूसरी पारी में नायक गोट टीम ने बल्लेबाजी करते हुए आखिर में छक्का मारकर 83 रन के लक्ष्य को आसानी से पार करते हुए 7 विकेट से जीत हासिल कर ली। नायक गोट टीम के कप्तान कुलदीप राय ने 50 रन बनाए थे। आठ दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन शिवम फाउंडेशन टनकपुर द्वारा किया जा रहा है। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। उनकी पहल है नशा छोड़ो युवाओं से और खेल चुनो, उसी के लेके आगे ये टूर्नामेंट किया जा रहा है। और 8 दिवसीय टूर्नामेंट है। 16 तारीख को माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का, हमारे युवा मुख्यमंत्री जो है, उनका जन्मदिवस होता है। उस दिन इस टूर्नामेंट का समापन और फाइनल यहाँ पे हम सबके मध्य खेला जाएगा। विजेता टीम को 21,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि हमारी
जो शिवम फाउंडेशन है उसकी तरफ से दी जाएगी और विजेता टीम को 11,000 रुपये की नगद प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, साथ में ट्रॉफी भी दी जाएंगी। चंपावत में नंदा सुनंदा महोत्सव का महोत्सव कमेटी अध्यक्ष शंकर दत्त पांडे के दिशा निर्देश पर रंगारंग आगाज हुआ है। इस दौरान महिलाओं ने कलश यात्रा और स्कूली बच्चों ने शानदार झांकी निकाली है, तो वहीं लोगों ने भी तरह तरह के गीत गाए। इस दौरान बच्चों ने देवी देवताओं के वेश धारण किए हुए थे। जैसा कि आपने पूछा नंदा सुनंदा का, तो इस वर्ष नंदा सुनंदा को प्रारंभ हुए 19वां साल लग गया है। 18 साल तक यह जो है निर्विघ्न संपन्न होता आ रहा है और अभी भी आगे को भी निर्विघ्न संपन्न होगा। इस कार्यक्रम में जैसा कि आपको पता ही है, हर वर्ष की भांति इस साल भी आज कलश यात्रा से और बच्चों की झांकियों से कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है। सुबह ही मंदिर में गणेश पूजन, मूर्ति पूजन आदि से यह कार्यक्रम शुरू हो गया है। यह कार्यक्रम लगातार 7 दिन तक चलेगा। इस कार्यक्रम में गणेश पूजन, 64 योगिनी पूजन, कलश यात्रा, गणेश पूजन, मातृका पूजन, क्षेत्रपाल पूजन, स्थापना आदि मंडलों का पूजन, शिव पूजन, हनुमान जी का पूजन, कदली वृक्ष का आगमन। नंदा जय मां सुनंदा सभी आप लोगों का इस भव्य मेले में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, चंपावत चंद राजाओं की ऐतिहासिक नगरी है और यह मेला हमारे पूर्वजों द्वारा श्री नारायण लाल शाह, श्री जगदीश शाह एवं श्री दिनेश चंद्र पांड्यों की सोच के बाद जो है उठाया गया। आज यह मेला 17वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है और इसका चंद राजाओं की राजधानी से बड़ा महत्व रहा है। ये एक ऐतिहासिक नगरी है। यह मेला कुलदेवी चंद राजाओं की कुलदेवी के रूप में यहाँ पर पूजी जाती है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।